हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आ गया हूँ भाई मैं अपने चांद वाले सेटअप के ऊपर। कल बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे फ्रेम सही नहीं है। भाई यहीं पे अपन छोले भटूरे की फैक्ट्री खोलने वाले हैं और यहीं पे हम फ्रेंचाइजियाँ बेचेंगे आने वाले टाइम में। जो पुराने लोग हैं वो समझ पा रहे होंगे। तो सबसे पहली खबर है इंडिया की जीडीपी की। तो इंडिया की जो जीडीपी है वो Q2 के अंदर 7.6 के ऊपर रिपोर्ट करी गई है और एक्सपेक्टेशन से ऊपर निकली है कि ये कल रात को न्यूज आ चुकी थी, पर मैं तब तक न्यूज शूट कर चुका था। अब देखने वाली बात यह है, अगर Q1 से इसको कंपेयर करके चल रहे हैं तो थोड़ा सा डाउनफॉल आया है। पहले 7.8 था, अब 7.6 हो गया है। तो भाई डाउनफॉल तो दिखाई दे रहा है, पर जो लोगों ने सोचा था ना कि भाई इंडिया की जीडीपी 6.8% से चलती हुई दिखाई देगी, वैसा नहीं दिखाई दिया है। वो बहुत अच्छा आंकड़ा है। अगर हम मोदी जी की बात करके चले तो उन्होंने बोला है कि ये जो नंबर है ना, इससे पता लग रहा है कि इंडियन इकोनॉमी किस लेवल पे ग्रो कर रही है। ये अच्छी चीज है अगर देखा जाए तो। बाकी अगर हम यूएस की जीडीपी की बात करके चले तो वो 5.2% से ग्रो करी है Q3 के अंदर, और अगर प्रीवियसली देखा जाए तो 4.9 था। तो मतलब वहां से यहाँ पर इंप्रूवमेंट दिखाई दे रही है। ये अच्छी चीज है अगर ग्लोबल लेवल पे बात करके चले। जीडीपी ग्रोथ मतलब डिमांड ग्रोथ आ रही है। बाकी अगर हम क्लाइमेट चेंज की बात करके चले, 2022 के अंदर 8% जीडीपी लॉस हुआ है इंडिया को क्लाइमेट चेंज की वजह से। मतलब गर्मी हो गई तो गर्मी के चक्कर में कोई नुकसान हो गया, सर्दी हो गई या बारिश हो गई उसके चक्कर में कुछ नुकसान हो गया। इंपॉर्टेंट चीज है। और अभी हम देख रहे हैं खाली इंडिया का ट्रेंड नहीं है, ग्लोबल देखा जाए तो 6.3% इफेक्ट किया है ओवरऑल लेवल के ऊपर। इंडिया के अंदर इतना किया है। तो यही रीजन है कि इंडिया के अंदर जो क्लाइमेट चेंज टेक स्टार्टअप्स है उसके अंदर फंडिंग रिकॉर्ड हाई छूती हुई दिखाई दे रही है। $2.2 बिलियन 2022 के अंदर मिला है। और मजे की बात यह है 65 से 75% जो इन्वेस्टमेंट आई है वो सीड स्टेज पे आई है। मतलब अभी बस आइडिया सोच रहे हैं, उस लेवल पे आ रही है। और समझा रहे तो ये क्लाइमेट चेंज मतलब रेन्यूएबल एनर्जी वाला भी सेक्टर इसी के अंदर आ रहा है, सोलर पावर प्लांट वगैरह वगैरह सब इसी के अंदर आ रहा है। अगली खबर कार देखो की है। तो उन्होंने रेव को एक्वायर कर लिया है, रेंटल स्पेस में घुस गए और ये बहुत ही स्मार्ट डिसीजन है मेरे हिसाब से। समझने की कोशिश करो, कार देखो का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है बिजनेस मॉडल के अंदर कि उनको इन्वेंट्री होल्ड करनी है, उनको गाड़ियां रखनी है, इसके चक्कर में नुकसान आता है, ठीक है, और वहां से बिजनेस नहीं बन पाता। तो अब उनके पास अगर इन्वेंट्री पड़ी है तो ये उस इन्वेंट्री को कैपिटलाइज कर सकते हैं रेंटल देके। बहुत स्मार्ट चीज है अगर देखा जाए तो। इनके पास में बाइक देखो भी है, गाड़ी देखो भी है, जिग व्हील्स भी है, इंश्योरेंस देखो भी है। तो मेरे हिसाब से ये जो प्रोडक्ट है ना, ये एकदम बहुत अच्छे तरीके से इनकी सारी सर्विसेज के अंदर इंटीग्रेट हो जाएगा। बहुत स्मार्ट, मतलब मैं कहूँगा स्ट्रैटेजिक मूव है इनके लिए। और इसी का रिजल्ट आपको शायद आने वाले 6-8 महीने के अंदर इनके रेवेन्यू रिपोर्ट या मैं कहूँगा प्रॉफिट मार्जिन में इंप्रूव होता हुआ दिखाई देगा, लॉस मार्जिन में थोड़ा सा। अगली खबर ओला की है। तो वो अपने सिस्टम के अंदर ही यूपीआई का ऑप्शन लेके आ रहा है। मतलब यूजर डायरेक्टली ओला ऐप के अंदर ही यूपीआई पेमेंट दे पाएगा। और ये बहुत ठीक ठाक चीज़ है, क्योंकि बहुत सारे जो ओला ड्राइवर्स हैं वो कहते हैं कि भाई कैश पेमेंट है ना, क्योंकि उनको लगता है पैसा नहीं आएगा ओला से उनको। तो यहाँ पे क्या होगा, हम यूपीआई से डायरेक्टली उस ड्राइवर को पैसा दे पाएंगे विद इन ऐप, और इसकी वजह से वो ट्रैक कर पाएंगे। तो समझाने की कोशिश करता हूँ क्या होता है। मान के चलते हैं जो भी ओला उबर ड्राइवर है उससे ओला 20% चार्ज करता है। अलग अलग जगहों पे अलग अलग 30% भी चार्ज किया जा रहा है, पर मान के चलते हैं कैलकुलेशन के लिए 20% चार्ज करता है। तो आप कहीं पे गए थे तो उसके लिए 500 रुपये आपने खर्च किए थे, तो 100 रुपये ड्राइवर को ओला को देना है। तो अगर आपने डायरेक्टली ओला को पैसे दे दिए तो उसके पास में जब भी सेटलमेंट होगी, वीकली होगी, जब भी होगी, उसके पास में 400 रुपये आएंगे। तो यहाँ पे ओला वाला क्या सोचता है कि भाई मैं आपसे सेटिंग कर लूँ, आपको कहूँ भाई कितना आ रहा है, 500 आ रहा है, या मुझे ही दे देना, कैंसिल कर दो। तो लोग क्या करते हैं, ठीक है यार गरीब है, कोई पैसा कमा ले, हमको क्या फर्क पड़ रहा है। तो लोग कहते हैं ठीक है 500 में देखो दे दूंगा। पर इसमें क्या होता है, ओला उबर के जितने भी कंपनीज है इनके जो सिक्योरिटी सेफ्टी फीचर्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। नॉर्मली अगर कुछ भी कांड होता है तो वो हम ट्रैक कर सकते हैं, ड्राइवर ट्रैक होते हैं, कोई गलत काम नहीं कर सकता। तो इसी सेफ्टी कंसर्न्स के चलते हुए प्लस अब जो ड्राइवर को दिक्कत थी कि भाई पेमेंट आएगी हफ्ते के बाद में ये, तो अब हम यूपीआई डायरेक्टली ऐप से पे कर देंगे तो उनके पास में डायरेक्टली उसी टाइम पेमेंट आ जाएगी, पर वो ट्रैक हो जाएगी। ठीक है, तुम पेमेंट अभी ले लो, तुमको हफ्ते बाद सेटलमेंट नहीं चाहिए ना, अभी ले लो, पर इनको पता लग जाएगा कि भाई कितना ट्रांजेक्शन हुआ है। तो फ्रॉड वाली गेम को कम करने का यहाँ पे सीन है। बाकी अगर यूपीआई ट्रांजेक्शंस की बात करके चले तो 11 बिलियन से ऊपर पहुंच गई सेकेंड मंथ के अंदर, नवंबर के अंदर। ये बहुत बढ़िया चीज है। मोदी जी ने भी कहा है अभी रिसेंटली कि भाई सबके सब यूपीआई ट्रांजेक्शन करो, कैश लेके ट्रैवल मत करो। मैं भी नहीं करता, मैं जेन्युइनली बताऊं बहुत टाइम से मैं यूपीआई पे बहुत ज्यादा रिलाई कर रहा हूँ।
इतना कैश भी नहीं लेके ट्रैवल करता मैं। अब स्टार्टअप्स की अगर बात करके चले, एक स्किन केयर ब्रांड है मिनिमलिस्ट करके, तो उनका जो रेवेन्यू है वो 8x होता हुआ दिखाई दिया है। प्रॉफिट की बात करके चले तो प्रॉफिट 68% घटता हुआ दिखाई दिया है। यहाँ पे हम प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, मतलब ये कंपनी प्रॉफिटेबल है, 5 करोड़ के ऊपर प्रॉफिट पहुंच गया है रेवेन्यू बढ़ने के ऊपर। तो एक चीज ये भी पैटर्न देख लो, अगर आपको रेवेन्यू ग्रो करना है, हाइपर स्केल करना है, तो आपको थोड़े से अपने मार्जिन को कम करना पड़ेगा। वही चीज यहाँ पे दिखाई दे रही है, पर फिर भी कंपनी प्रॉफिटेबल है। अगर देखा जाए फाइनेंशियल ईयर 23 के अंदर 184 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू रिपोर्ट किया है, जो कि पहले 108 करोड़ का हुआ करता था। प्रॉफिट घटते हुए दिखाई दिए, एबिटा मार्जिन 3% का ही है। कंपनी 98 पैसा खर्च करती है 1 रुपए कमाने के लिए, पर येट कंपनी इस रेवेन्यू पे भी प्रॉफिटेबल है। और कंपनी ने अभी रिसेंटली फंडिंग भी रेज करी थी $16 मिलियन की। अगली खबर लेंसकार्ट की है, तो लेंसकार्ट ग्लोबली अपने आप को एक्सपेंड करने का प्लान कर रहा है, और पिछले कुछ टाइम से बहुत ज्यादा तेजी से ये चीजें प्लान हो रही है। 400 नए स्टोर्स खोलने का प्लान है इनका अब्रॉड के अंदर ग्लोबली। अगली खबर, आईपीएल के जो मीडिया राइट्स है वो $50 बिलियन से ऊपर पहुंच सकते हैं 2043 तक। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, आईपीएल के चेयरमैन कह रहे हैं, और ये बहुत बड़ी चीज है आईपीएल के लिए। अगर देखा जाए व्यूअरशिप बढ़ रही है धीरे धीरे करके, लोग स्पोर्ट्स को उतना पसंद कर रहे हैं। वैसे पहले जितना नहीं हो रहा है जितना मेरे बचपन के अंदर स्पोर्ट्स को पसंद किया जाता था, एकदम अगर मैच होता था तो कोई कहीं कुछ काम ही नहीं करता था। अब आईपीएल इतने ज्यादा टूर्नामेंट्स हो गए, इतने ज्यादा मैचेस हो गए ना, तो उतना क्रेज नहीं रह गया। मैं अभी आपके साथ में न्यूज शूट कर रहा हूँ, मैच चल रहा है, मुझे कुछ नहीं पता है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। मैं अभी अपना काम भी करूंगा यहाँ न्यूज शूट करने के बाद में, घर जाऊंगा तो मैच चल लूंगा। तो अब वो वाला सीन नहीं रह गया कि भाई मैच देखना है, ये करना है। अगर देखा जाए जो आईपीएल के मीडिया राइट्स है ना, वो $6.2 बिलियन बढ़ते हुए दिखाई दिए पिछले 5 साल के अंदर। एनएफएल जो सबसे बड़ा स्पोर्ट्स है, उसकी जो 11 साल की डील होती है वो $113 बिलियन की है, मतलब एक गेम का $36 मिलियन हो रहा है। पर अगर आईपीएल की बात करके चले, यहाँ पे $13.82 मिलियन रेट निकल के आ रहा है, और ये एक अच्छी चीज है, उस लेवल पे कंपीट हो रहा है रेट का। बाकी व्यूअरशिप तो आती है, पैसा तो बना ही लेते हैं एडवर्टाइजर्स इंडिया के अंदर। अगली खबर स्पेस एक्स की है, उन्होंने बैंकरप्ट पैराशूट को खरीद लिया है $2.2 मिलियन के अंदर, जो कि जो इनका रॉकेट है ना उसको लैंड करने में हेल्प करता है। फोटो में आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा, जब इनका रॉकेट आ रहा होता है तो इस तरीके से ये नीचे आता है। जो इनके ड्रैगन रॉकेट्स होते हैं वो इसके थ्रू नीचे आते हैं, तो सही है, अच्छा एक्विजिशन है देखा जाए तो। अगली खबर यूट्यूब इंडिया की है, तो वही फेक न्यूज को टैकल करने के लिए वो बहुत सारी चीजें करने वाला है। 2024 में इलेक्शन आ रहे हैं और फेक न्यूज बहुत ज्यादा तेजी से फैल रही है, तो इलेक्शन के ऊपर इम्पैक्ट ना पड़े, उनके ऊपर कोई एक्ट ना पड़े, तो इसके चक्कर में वो प्लान कर रहे हैं कि जो वेरीफाइड न्यूज सोर्सेज होते हैं उसी के अराउंड काम करे। इसका मतलब क्या हमारा चैनल काम नहीं करेगा, हमारे चैनल को ग्रोथ नहीं मिलेगी उस लेवल की, क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि भाई हमारे कोई रिपोर्टर रोडों पे नहीं घूम रहे हैं, हम तो प्राइमरी सोर्स से न्यूज़ उठा के आपको बताते हैं और उसको अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करते हैं। देखने वाली बात होगी कितना इम्पैक्ट पड़ेगा हम जैसे लोगों को, क्या ग्रोथ रोक दी जाएगी, चैनल वीडियोस को डीमोनेटाइज कर दिया जाएगा, या कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देखते हैं। बाकी यार लाइक कर दो वीडियो को, कल देखो लाइक किया था, वीडियो अच्छा परफॉर्म कर रही है तो लाइक कर दो अभी भी, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दो। अगली खबर ताइवान से है, तो वहाँ की जो स्टॉक एक्सचेंज है वहाँ पे $14 बिलियन का आउटफ्लो दिखाई दिया। चाइना में भी दिखाई दे रहा है, इंडिया में भी इनफ्लो दिखाई दे रहा है थोड़ा सा, पर अभी भी कुछ कह नहीं सकते पैटर्न फिक्स है या फिर नहीं है, क्योंकि पिछले 6-8 महीने से पहले जा रहा था पैसा, अब थोड़ा कुछ टाइम से आता हुआ दिखाई दे रहा है, पर उस लेवल पे नहीं दिखाई दे रहा है। सबको अभी तक लग रहा है कि इंडिया एक अच्छी डेस्टिनेशन हो सकती है, पर मेरे को ऐसा लगता है टाइम बताएगा, समय बहुत बलवान होता है। और ताइवान की मार्केट घटती हुई क्यों दिखाई दे रही है, क्योंकि वहाँ के जो चिप मेकर्स है उनके स्टॉक्स घट रहे हैं, क्योंकि पहले बढ़े थे, उसके बाद में भाई अभी सप्लाई का इतना बड़ा इशू आ गया है। डिमांड है पूरी ऊपरी, एआई के चक्कर में इतनी डिमांड आ रही है, पर सप्लाई का इतना बड़ा इशू आ गया है, इसके चक्कर में बहुत दिक्कतें आ रही है। अगली खबर, माइक्रोसॉफ्ट के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने बोला है कि सुपर इंटेलिजेंस जल्दी नहीं आएगी। बेसिकली अभी रिसेंटली सैम ऑल्टमैन को निकाला गया था और ऐसा कहा जा रहा था कि एक ब्रेक थ्रू हो गया है, इंटेलिजेंस निकाल रही है, सुपर इंटेलिजेंस आ गई है। इंटेलेक्चुअल इंडीज पे एक वीडियो डाल रखी है मैंने, जहाँ पे समझा रखा है सुपर इंटेलिजेंस क्या होती है। बाकी इंटेलेक्चुअल इंडीज पे यार कल भी एक वीडियो आई थी, बिल्कुल गंदा परफॉर्म कर रही है, एकदम डेड हो चाहिए वीडियो, समझ में नहीं आ रहा, इंप्रेशन ही नहीं दे रहा यूट्यूब। अब तो कंटेंट ठीक आ रहा है, कंसिस्टेंट भी आ रहा है, लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, पेड करना पड़ेगा तभी काम हो पाएगा, ठीक है। जाओ यार सपोर्ट करो अगर आप वो वीडियोस देखना चाहते हो, उम्मीद करता हूँ आपको उन वीडियोस में मजा आएगा। बाकी अगर एजीआई की बात करके चले, एजीआई का मतलब ये है जो कंप्यूटर है उसके बाद अपना दिमाग आ गया है, वो खुद से सीख सकता है, और वो मतलब स्केरी चीज हो चुकी है, ठीक है। तो ऐसा नहीं हुआ है, टेंशन ना। तो इनका कहना है जल्दी अचीव भी नहीं होगा,
खबरें लग रही थी कि ओपन एआई ने कर दिया ये चीज, तभी सैम ऑल्टमैन को निकाला गया था, पर ऐसा नहीं है। अगर मैं OPEC प्लस की बात करके चलूँ तो उन्होंने प्लान किया है कि 1 मिलियन बैरल ऑयल आउटपुट को कट किया जाएगा, मतलब और कम किया जाएगा, मतलब ऑयल के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। ठीक है, ऑयल के प्राइसेस और बढ़ते हुए दिखाई देंगे। बाकी ये न्यूज़ आप देख सकते हो, बैंक 18 दिन बंद रहने वाले हैं दिसंबर के महीने के अंदर। बहुत ज़्यादा छूटे हो गए अगर देखा जाए तो। मैं दिखा देता हूँ हमको कब कब बंद है। अब IPO की बात कर लेते हैं। फ्लेयर राइटिंग की बात करके चले तो वो 66% प्रीमियम के ऊपर लिस्ट हुआ है उनका IPO, अच्छी चीज़ है। अगर मैं इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करके चलूँ तो रिकॉर्ड हाई छूती हुई दिखाई दे रही है, पिछले कुछ टाइम से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आज भी मार्केट बढ़ती हुई दिखाई दी है। आप देख सकते हैं टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स को, कौन रहा ऊपर कौन रहा नीचे, और ये लोग हैं हमारे सपोर्टर्स जिनकी वजह से डेली हम आप तक बिजनेस न्यूज़ ला पाते हैं। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस, ऐसे ही हमको सपोर्ट करते रहो। अगर आप भी हमको सपोर्ट करना चाहते हैं, नीचे ज्वाइन का बटन है, उसको दबा सकते हैं और हमको सपोर्ट कर सकते हैं। बाय, गुड नाइट, शुभ खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग और फ्रेंड, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं, जय हिंद, वंदे मातरम। और ये जो गड्ढा दिख रहा है ना, इस गड्ढे के अंदर अपन भटूरे छोले की रेडी खोलेंगे। पहला आउटलेट यहीं खुलने वाला है। तो पहले तो सेल फोन कर रहे हैं, अगला हम फ्रेंचाइजी है। तो अगर आप फ्रेंचाइजी के लिए इंटरेस्टेड हो तो नीचे का बटन बता देना। और मजाक कर रहा हूँ, ये सीरियस मत ले लेना, पहले लोगों को लगता है भाई सीरियसली चल रहा है। तुझको बनाने में कर दे